हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 फेयर प्ले का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुम्मन और अलगू चौधरी दो फ्रेंड्स होते हैं और एक गांव में रहते हैं और बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है उनका। और एक दिन क्या होता है कि उसकी जो आंट होती है उसको सारी प्रॉपर्टी क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, दे देती है ताकि उसके बुढ़ापे में ख्याल रखे है ना जुम्मन को। और कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है। फिर जुम्मन और उसकी वाइफ उस आंट के साथ थोड़ा बैड बिहेव करने लग जाते हैं। तो आंट जो है वो कहती है कि तुम मुझे मंथली अलाउंस दे दो ताकि तुम्हें भी समस्या नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। लेकिन वो मना कर देता है। और फिर जो उसकी आंट है वो केस कहाँ लेके जाती है, विलेज पंचायत में लेके जाती है। और आगे क्या होता है हम देखेंगे। पार्ट सेकंड में देखिए, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन old banyan tree. Jammu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of a god. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." नेक्स्ट क्या होता है, वो पंचायत जाते हैं उसी इवनिंग को। किस इवनिंग को? जब उसकी आंट उसके फ्रेंड से हेल्प के लिए चाहती है कि तुम फेयर डिसीजन में लेने में हेल्प करना मेरी। उसी दिन वो लोग क्या चाहते हैं, पंचायत जाते हैं। और हमें पता है कि पंचायत जो पुराने ज़माने में जब पंचायत लगती थी वो बेनियन ट्री के नीचे ही लगती थी ना। तो बेनियन ट्री के नीचे उसी इवनिंग में पंचायत लगती है। और जुम्मन खड़ा होकर बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच, जो पंच की जो वॉइस होती है, पंच जो बोलता है बात, वो क्या होती है, इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो कि भगवान की बात होती है ना, भगवान की वॉइस होती है। जो पंच डिसीजन लेगा वो भगवान का डिसीजन होगा और उसको हम सब मानेंगे। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, यानी कि मैं अपनी आंट को मौका दूंगी कि वो नॉमिनेट करे, है ना, सजेस्ट करे इस गांव में से किसी को जो हेड पंच बनेगा आज के इस केस के लिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और जो भी वो पंच डिसीजन लेगा, अबाइड यानी मैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा, अबाइड यानी एक्सेप्ट करना। तो जो डिसीजन लेगा वो हेड पंच, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तभी उसकी आंट क्या करती है, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी ने फिर क्या बोला है कि द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी पंच जानते हैं कि ना ही तो वो फ्रेंड है ना ही एनिमी है। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी को क्या कहोगे। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फिर जब उसने बोला ना, उस आंट ने अनाउंस किया कि उसने डिक्लेयर किया कि पंच कौन बनेगा, हेड कौन बनेगा, हेड पंच उसका जो फ्रेंड है अलगू वो बनेगा। तो जुम्मन तो बहुत खुश हो गया। जुम्मन तो बोलने लगा ठीक है फाइन है, फाइन उसका फ्रेंड है तो उसे लगा कि वो मेरे फेवर में बोलेगा। जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, है ना, उसके वो जो खुशी थी वो अंदर ही अंदर दबा रहा था। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक क्या होता है, नॉट थॉट ऑफ, उसने सोचा ही नहीं था कि ये जो चीज़ है मेरे साथ आ जाएगी ना, मेरा फेवर में आ जाएगा ये केस, अब तो मेरा फ्रेंड मेरा ही साथ देगा। तो बहुत खुश हुआ। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू। फिर वो बोला कि चाची आपको तो पता है मेरी फ्रेंडशिप है जुम्मन से। अलगू बोलने लगा, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने बोला कि मुझे पता है तुम्हारी दोस्ती है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी इंटरनल या इनर वॉइस जो है, अंदर की जो आवाज़ है, उसको नहीं तोड़ोगे, उसको नहीं अंदर ही रहने दोगे। फॉर अ शेक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप के लिए तुम उसको किल नहीं करोगे, यानी तुम बोलोगे जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ बोलती है, जो सच है उसको बोलोगे। अपने फ्रेंडशिप के लिए सच को तुम लोग नज़रअंदाज नहीं करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, कहती है कि भगवान लीव करते हैं, भगवान जो पंच होता है, हेड पंच होता है, उसके अंदर तो भगवान लीव करते हैं ना, भगवान रहते हैं उनके अंदर। तो यानी जो वो डिसीजन लेंगे वो भगवान का डिसीजन होगा। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, है ना, उनकी जो डिसीजन होगा वो किसका डिसीजन होगा, भगवान का होगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उस ओल्ड लेडी ने अपना सारा केस जो था वो एक्सप्लेन किया उससे। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर एज टू मी एज यू। फिर जुम्मन से अलगू बोलता है कि जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी तुम और हम दोनों क्या है, ओल्ड फ्रेंड्स है। और तुम्हारी जो आंट है वो मेरे लिए भी उतनी ही डियर है जितनी कि तुम्हारे लिए है। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं पंच हूँ।
यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, और तुम और तुम्हारी आंट जो हो मेरे लिए बराबर हो, है ना, इक्वल हो। अब यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आंट नहीं है, मैं सिर्फ क्या ये केस सुन रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ पर क्या हो, अलग अलग कैंडिडेट हो जो मेरे सामने खड़े हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, यानी तुम अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहते हो। डिफेंस देखिए, दोनों को बोलने का मौका दिया जाता है, पंचायत में भी और कोर्ट में भी, है ना। पहले सब चीज़ें कोर्ट नहीं ले जाई जाती थी, पंचायत में ही पेश की जाती थी। तो तुम में भी बिल्कुल आज़ादी है ना, फ्रीडम है कि तुम अपना भी साइड रख सकते हो यहाँ पर। फिर वो बोलता है 3 years ago began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. जब अलगू से बोलता है कि तुम अपनी साइड का केस भी रखो, तो बोलता है, जुमन बोलता है कि 3 साल पहले उसकी आंट ने उसके जो प्रॉपर्टी थी उसको दी थी, सारी प्रॉपर्टी, और प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ज़िंदा है ना, जब तक वो ज़िंदा है तब तक मैं उनकी सेवा करूँगा, उनको अपने साथ रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने सब कुछ किया आंट के लिए, मेरी आंट के लिए। जुम्मन बोल रहा है कि मैंने मेरी आंट के लिए सब कुछ किया। देर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, यानी मेरी पत्नी और उनके बीच में कुछ झगड़े होते रहते हैं, बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग, अब मेरी आंट बोल रही है ना, क्लेमिंग यानी बोल रही है मुझे कि मुझे क्या चाहिए, मंथली अलाउंस चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बस यही बात है कि कुछ सालों से वो मेरे साथ रह रही है और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रही हूँ तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा जब तक मैं मर नहीं जाती, और मैंने उनका रखा भी। लेकिन मेरी पत्नी और उनके बीच में छोटे छोटे झगड़े होते रहते जिनको मैं रोक नहीं पाता, और अब ये मुझसे क्या मांग रही है, मंथली अलाउंस मांग रही है। बट वो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं दे सकता उनको, मंथली अलाउंस नहीं दे सकता। तो उसने अपना केस सारे पंच के सामने रखा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन्ड यानी कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और सारी बात सुनी जाती है। सारे पंच जो थे दूसरे और अलगू ने मिलकर उनको क्रॉस एग्जामिन किया। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने अपना अनाउंसमेंट किया। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने पूरा जो मैटर था उसको अच्छे से समझा है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, और हमारे ओपिनियन से जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना ही है, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, नहीं तो वो जो प्रॉपर्टी उसकी आंट ने उसे दी है वो वापस दे दी जाएगी उसको ही, है ना। तो डिसीज़न ले लिया था अलगू ने और ये बोला था कि अब आंट को तुम्हें मंथली अलाउंस देना ही पड़ेगा, और तो तुम नहीं देते हो तो उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस दे दो। देखिए, नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम यानी रेयरली, यानी अब वो जो दोनों फ्रेंड थे वो एक साथ नहीं दिखते थे, कभी कभी ही दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, जो उनका फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हीज रिवेंज। अब जुम्मन जो है वो अलगू का क्या बन गया, एनिमी बन गया, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और वो रिवेंज लेना चाहते थे, वो बदला लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसने उसके फेवर में नहीं सुनाया फैसला, जो केस था उसके फेवर में नहीं सुनाया, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया और उसका दुश्मन बन गया। तो ये पार्ट 2 था जिसमें हमने क्या देखा था कि जो उसकी आंट है वो किसके सामने ले जाती है, उसका केस पंचायत में ले जाती है, और वो क्या कहती है कि जो हेड पंच बनेगा वो बनेगा अलगू, और वही फैसला लेगा, और वो फैसला जो लेगा वो सब मान लेंगे। तो अलगू ने दोनों साइड का पूरा सुना और फिर उसने फैसला लिया कि उसकी आंट को क्या मिलेगा, मंथली अलाउंस मिलेगा। अगर तुम नहीं देते हो तो क्या करो, प्रॉपर्टी उनको वापस दे दो। तो इस बात से उसका दोस्त उससे नाराज़ हो गया और वो दोनों क्या बन गए, अब दुश्मन बन गए, अब दोस्त नहीं रहे। पार्ट 3 देखिए। डेज पास्ट एंड एज इल लक would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of bullock in the month's time. It so happened that the bullock died within a month. फिर क्या होता है, चलिए वो केस तो ओवर हो गया सेकेंड पार्ट में ही। फिर क्या होता है, डे पास्ट, बहुत सारे दिन निकल गए। उसके बाद एज इल लक यानी होता है कि बुरा वक्त जो है, वुड हैव इट,
अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अलगू के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई है ना, उसको वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुल्स डाइड। उसके जो एक बेलों का जो एक पेड़ था वो क्या हो गया था, फाइन पेड़ था, वो मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। समझू साहू उसी गांव का एक कार ड्राइवर था, उसको उसने दूसरा जो पेड़ था उसका वो बेच दिया था क्योंकि उसको पैसों की नीड थी। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन द मंथ्स टाइम। यानी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि साहू उनको मंथ के एंड में पैसे दे देगा। उसने अपनी जो बेल थे वो तो दे दिए और पैसे उसने मंथ के एंड में देने के लिए बोला। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन हुआ क्या कि जो बुलक जो थे, बेल जो थे, वो क्या हो गए हैं, एक महीने बाद ही मर गए। तो फिर क्या होता है, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द रिमाइंडेड Sahu of the money he had not yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you the penny for the wretched beast you sold me. He bought us nothing but rain. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. फिर क्या हुआ कि उसने तो बेल बेच दिए थे, कुछ दिन बीते, several months, कुछ महीनों के बाद, आफ्टर द बुलक्स डेथ, यानी जो बेल थे उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद, है ना, मौत के कुछ महीनों बाद, अलगू रिमाइंडेड यानी उसको याद दिलाया साहू को कि तुमने मुझे अभी तक उन बेलों के पैसे नहीं दिए हैं। साहू गोट अनॉयड। साहू को बहुत ही गुस्सा आया ना, वो उसको अनॉय फील होने लग गया। आई कांट पे यू द पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी। यानी मैं तुम्हें उन बेल के लिए पैसे नहीं दे सकता हूँ, है ना। रिच्ड मतलब होता है यूज़लेस। जो यूज़लेस तुमने बेल मुझे बेचे थे ना, उनके पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ही बॉट अस नथिंग बट राइन। उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ हमारा नुकसान किया है ना, डिस्ट्रक्शन। हम राइन किया है, बस हमारा नुकसान ही किया है। आई हैव अ बुलक। मेरे पास बेल है, यूज़ फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम उसको एक महीने यूज़ कर लो। मैंने भी तुम्हारे वो जो खरीदे थे वो एक महीने ही यूज़ किया और वो मर गए, तो अब तुम मेरा बेल ले जाओ, उसको एक महीने यूज़ करो और वापस मुझे दे देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक्स, ही सेड एंग्रीली। और वो जो मर चुके हैं बेल, उनके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं देने वाला हूँ, उसने गुस्से में बोला, है ना। यानी कि बात तो ये हुई थी कि तो उसने ख़रीद लिए, अब पैसे तुम्हें देने होंगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया अब कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्योंकि वो तो बहुत जल्दी मर गए थे, तो मैं अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। नेक्स्ट देखिए, ये स्टोरी हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और आगे। ये तो हमारी पार्ट 3 के हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए इसमें, जिसमें हमने क्या देखा है कि जुम्मन वाला केस, जुम्मन और उसकी आंटी का केस तो सोल्व हो जाता है, फिर जुम्मन और वो दोनों फ्रेंड नहीं रहते हैं। जुम्मन बहुत टाइट स्पॉट में होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, तो उसे अपने बेल बेचने पड़ते हैं उसी गांव के एक समझू साहू को, जो कि एक कार ड्राइवर होता है, उसको बेच देता है। और होता क्या है, उसका बहुत बैड लक होता है उसका कि वो जो बेल होते हैं वो एक मंथ में ही मर जाते हैं। और जब वो पैसे के लिए पूछता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि तुम्हारे बेल तो एक महीने ही जिए, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मेरे बेल ले जाओ, उनको एक महीने यूज़ कर लेना और मुझे वापस ला के दे देना। इस तरीके से वो उससे बात करता है।